बाजार के इस वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2022-2023 के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारी इस खास सीरीज में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, वाईटॉक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया साहब। आशीष सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि इस साल के लिए क्या वाकई में पैसा बनाना मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से बाजार तेजी के मूड में आते हैं नीचे आ जाता है, मंदी के मूड में आते हैं ऊपर आ जाता है, इतना कंफ्यूज करके रखा है, बताइए होगा क्या सर? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है अनिल सर, लेकिन और शायद आगे वाला साल भी थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि इम्पोर्टेड प्रॉब्लम्स और डोमेस्टिक सिचुएशन दोनों का मिक्स रहेगा। तो ऐसा जो समझ में आता है कि डोमेस्टिक सिचुएशन तो जो है, चाहे वो हमारी आर्थिक व्यवस्था का परफॉर्मेंस है, चाहे कंपनियों का परफॉर्मेंस है, टैक्स कलेक्शन, एक्सपोर्ट्स, काफी सारी चीजें जो डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक चीजों में पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लेकिन काफी सारे इम्पोर्टेड प्रॉब्लम्स वो भी सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आप देखें रशिया और यूक्रेन का जो सिचुएशन है, अगर आप फरवरी में जब स्टार्ट हुआ, अगर कोई पूछता कि कितना चलेगा तो हम बोलते हैं कि 2-4 दिन, 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन क्योंकि अब 2 महीना चल गया है तो इसका मतलब है कि और 2 महीना चल भी सकता है। तो एनर्जी प्राइसेस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, यूएस में क्या माहौल है उसको लेकर के, तो इम्पोर्टेड प्रॉब्लम्स बार बार बीच में सताएंगे, लेकिन डोमेस्टिक सिचुएशन जो है, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग और सॉलिड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉटम अप अगर बोलते हैं या स्टॉक सिलेक्शन अगर बोलते हैं, तो सिलेक्टिवली पैसा बन सकता है। ज्यादा हम लोग नेगेटिव नहीं है इसको लेकर के। और पोर्टफोलियो किस तरीके का बनता है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बैलेंस किया है, किस तरीके के स्टॉक्स उसमें है, उस पर पूरा निर्भर करेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी खराब होना है वो भी हमें पता है। तो क्या इंडेक्स फिर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रेंज बाउंड ही देख रहे हैं? बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं होगी? बहुत बड़ी मंदी की तो तुरंत बहुत बड़ी मंदी की तो कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें कि इस तरीके, जैसे अभी काफी रिजल्ट सीजन के प्रीव्यूज या जो लोगों के अनुमान हम देख रहे हैं, उसमें ठीक है, एक बात है कि भाई कमोडिटीज कई बिजनेसेस के लिए इनपुट है और कई बिजनेसेस तो कमोडिटी के ही बिजनेस है। तो कुल मिलाकर के निफ्टी की जो अर्निंग्स पर शेयर है, सेक्टर रोटेशन जरूर हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन निफ्टी या इंडेक्स की जो कुल मिलाकर अर्निंग्स है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कटौती की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो अगर आप अभी भी अगर देखते हैं, जैसे निफ्टी अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 2022 का समझिए 730 740, और अगले साल का जो स्ट्रीट पे एस्टिमेट आ रहा है रेंजिंग फ्रॉम 850 टू 870, तो किसी भी हालत में अगर आप 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड 20 टाइम्स देखते हैं, तो ये किसी भी हालत में कोई बहुत एक्सपेंसिव तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, काफी निवेशकों से जब मैं मिलता हूं तो उनको 2020, 2019, 2021 ये थोड़ा माहौल ज्यादा याद रहता है, लेकिन तभी का जो निफ्टी ईपीएस का रेंज था 400 450 का, और अभी का जो निफ्टी ईपीएस का रेंज है, ये हम बिल्कुल अलग जोन में, अलग रेंज में आ गए हैं। इसलिए आप देखिए कि जब भी करेक्शन भी आता है तो 15,500 16,000 उस तरीके के लेवल तक का करेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड एक्चुअली नहीं है। बट ये बात भी सही है कि अगर बाहर के जो बादल हैं वो अगर नहीं हटते हैं, तब तक कोई बहुत बड़ी अपसाइड भी नहीं देख सकते हैं। तो अगर आमतौर पर अगर देखें कि भाई एक साल में कितना इंडेक्स का रिटर्न आ सकता है, क्योंकि हम अभी फेयरली वैल्यूड है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसको लेकर के 10-15% मूवमेंट तो कभी भी किसी भी साल में 10-15% मूवमेंट और एक्सपेक्टेशन कोई अनरीजनेबल नहीं होगा। ओके, तो ये आपके लिए 10% तक का मूव अगर आपको मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है। कंपनी की कमाई पर भी फोकस रहेगा। लेकिन एक और चीज है, वैसे तो आप जैसे फंड मैनेजर्स, फंड्स और घरेलू इन्वेस्टर्स सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन एफआईज की बिकवाली परेशान कर रही है। पिछली बार भी जो करेक्शन आया है सर, वो 18,600 से 15,700 के आसपास, यानी कि 2,000 पॉइंट की जो 3,000 पॉइंट की जो कमजोरी हुई, उसके पीछे एफआईज की बिकवाली का हाथ था। अब फिर से एफआईज थोड़ा 2-3 दिनों से जोर से बेचने लगे हैं। तो क्या लगता है सर, क्या इनकी बिकवाली रुकने वाली है या इस साल ऐसे ही रहेगा? दूसरा, अगर ये बेचेंगे भी दम लगाकर, तो क्या हमारे फंड्स के पास और हमारे इन्वेस्टर्स के पास इतनी ताकत है कि हम खड़े रह पाए? जरा इस पर राय दीजिए आपकी। सर, हमारे इन्वेस्टर्स की जो बात है उसकी बात पहले लेते हैं। इसमें 3 कारणों की वजह से, मैं कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारा कल्चर चेंज हो गया है। 3 कारणों की वजह से कल्चर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। देखिए, मैं 22-23 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब आया था,
तो जिन लोगों के पास लगाने के लिए पैसा होता था वो सबकी उम्र 50 के ऊपर होती थी। और तब आरबीआई का जो बॉन्ड होता था वो 12% रिटर्न देता था। पोस्ट ऑफिस का स्कीम महीने के मंथली इंटरवल का स्कीम भी 10% रिटर्न देता था। आज आप देखिए इंटरेस्ट रेट का पूरा कल्चर चेंज हो गया है। दूसरी बात, आज के तारीख में पैसा जिसके पास है, जैसे हम एनएससी बीएससी का स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि 3 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर के 10-11 करोड़ हो गए। तो आज जिसके पास पैसा है वो कोई 50-55 साल के नहीं है। आज जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने की जो क्षमता है वो 25-30-35 साल के लोग हैं। तो एज अ कंट्री आप ध्यान में रखिए, पिछले 5 साल में एज अ कंट्री हमारा रिस्क प्रोफाइल पूरी की पूरी तरह चेंज हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड ये केवल यही ऐसे जो प्रोडक्ट है जो 100% डिजिटल है और 100% पेपरलेस है। तो एक तो क्या है कि देखिए मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड में टेलविंड हेडविंड आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन एक हमको ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड और हमारा इन्वेस्टमेंट कल्चर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर किसी महीने में ज्यादा एसआईपी लगेगी, किसी में कम रहेगी, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है बाजार को लेकर के ये बढ़ा है और बढ़ता चला जाएगा। रही बात फॉरेनर्स की, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर के शूज में एक बार अपने आप को रख के देखिए, तो जैसे आप एग्जांपल लीजिए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब पिछले 6 महीने में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में 30% चाइना का और 10% रशिया का ये एक न एक तरीके से तकलीफ में है। तो अगर आप एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड में से $100 निकालेंगे तो लेना नहीं देना इंडिया का भी $15-20 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। दूसरी बात ये तो सही है कि ऑयल और कमोडिटी से हमारा नुकसान होता है, तो थोड़ा पैसा हमारे से निकलना और ब्राजील या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में लगना ये भी जाहिर सी बात है। और तीसरी बात, ग्लोबली अगर आप देखें इक्विटी को लेकर के एक तरीके का रिस्क ऑफ का माहौल वैसे ही बन गया था जब से चाइना की टेक्नोलॉजी, यूएस के इंटरेस्ट रेट, ये सब बातें जब से शुरू हुई है तब से। तो मुझे लग रहा है एक टेम्पररी फेज है, पासिंग फेज है। अल्टीमेटली अगर आप लंबा ट्रेंड देखें तो एफआईआईज की कंटिन्यूसली इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही ये बाहर का माहौल थोड़ा सा सेटल होगा, मुझे लगता है जितना पैसा निकला है उतना या उससे ज्यादा ही वापस आएगा। 2008, 2013, 2020 हर बार हमको यही सीखने को मिला है कि जब थोड़े समय के लिए सिचुएशन टफ होती है, थोड़ा पैसा निकलता है, लेकिन अल्टीमेटली जितना निकला है उससे कहीं ज्यादा वापस आ जाता है। तो लिक्विडिटी को लेकर तो ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। ऐसे में सर ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट के मौके कहाँ पर हैं? क्या अगर मार्केट रेंज बाउंड रहने वाले हैं, बड़ी तेजी बड़ी मंदी नहीं होनी, तो फिर स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं, जगह है, थीम है, सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पैसा बन सकता है इस साल? जैसे हम लोग मैक्रो को देख करके पैसा लगाते नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में सारे मार्केट कैप और सारे सेक्टर हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 3 से 6 महीने में मैक्रो का जो रोल है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो जैसे ये वॉर वाली बात हुई और इन्फ्लेशन की बात हुई, तब से हम देख रहे हैं कि ऑयल और कमोडिटीज इसमें काफी तेजी हुई है। बाजार में भी इसी तरीके के स्टॉक्स चले हैं एक्चुअली। और सामने अगर आप देखें, मैं रिसेंटली एक स्टेटिस्टिक पढ़ रहा था कि फॉरेनर्स की बिकवाली में सबसे ज्यादा सेलिंग, अगर आप मतलब फॉरेनर होल्डिंग अपने मार्केट में तो कम हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल्स और आईटी को देखें तो इसमें और ज्यादा घटौती हुई है। क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट है, लार्ज कैप कंपनीज हैं और मार्केट के सबसे बड़े सेक्टर भी यही है। तो जाहिर सी बात है पैसा जब निकलेगा तो ज्यादा वहीं से निकलेगा। लेकिन अगर बाहर के जो सिचुएशन है वो अगर थोड़ी सेटल होती है, एनर्जी प्राइसेस अगर थोड़े टाइम इसी तरह से फ्लैट लाइनिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली अंडर वैल्यूएशन जो है जहाँ पे, वो तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स और आईटी में जैसे रिजल्ट्स इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइसेस में किसी तरीके की ट्रैक्शन नहीं है। तो अंडर वैल्यूएशन शायद ज्यादा वहीं पे मिलने का स्कोप है। और मैक्रो के चेंजेस की वजह से सेक्टर रोटेशन जब होता है तो सेक्टर रोटेशन इसी डायरेक्शन में आगे हो सकता है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का आउटलुक। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए और पूरा विश्लेषण डायरेक्शन बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।